हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हमारा आज का क्लास है खिलजी वंश पर। जैसा कि हमारा कल का गुलाम वंश, दास वंश या ममलुक वंश जो भी कहें वो ख़त्म हो गया है। और कैसे ख़त्म हुआ आप लास्ट में देखे हैं, अगर पिछले वीडियो में देखे होंगे तो थोड़ा सा हम यहाँ पर रिकॉल करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था वह था फिरोज शाह खिलजी। यह कब, यह 1990 से लेकर 1996 तक ही रहा। लेकिन खिलजी वंश 30 साल तक रहा, 1290 से लेकर 1320 तक। ठीक, अब देखिए फिरोज शाह खिलजी 1290 से 96 मतलब कि केवल 6 साल तक रहा। अब देखिए यह कैसे बना था, रिकॉल करवाते हैं थोड़ा सा। अब देखिए बलबन के समय यह सेना नायक था, जो कि मंगोल जब आक्रमण करते थे उस पर यह सफलता प्राप्त किया था, तो इसका थोड़ा कद ऊंचा हो गया था। फिर कैकोबाद के समय क्या बना, समाना का सूबेदार बन गया। फिर उसके बाद फिर ये सर ए जहांदार मतलब शाही अंगरक्षक। शाही अंगरक्षक का मतलब ये नहीं है कि वह बॉडी गार्ड था, क्योंकि उसका एज बहुत ज़्यादा था, जो कि बॉडी गार्ड बनने के लायक नहीं था। मतलब कि वो कैसे रक्षा करना है सुल्तान का, वह डिसीजन ए लेता था। मतलब कि सारे रणनीति ए बनाता था, और किसको हायर करना है, किसको लेना है अंदर, किसको निकालना है, वो सब ये करता था। तो कैकोबाद ने इन्हें एक उपाधि दिया, शाइस्ता खां का उपाधि इसे मिला। फिर देखिए अब कैकोबाद के समय इसका पावर बहुत बढ़ गया था। ठीक है, तो ये अच्छे से जानता था क्या करना है क्या नहीं है। तो इसने कैकोबाद को क्या किया, यमुना के नदी में फेंकवा दिया, और इसके पुत्र का 3 महीने तक रक्षा किया। फिर 1290 में जाकर इसने कैकोबाद के द्वारा बनाया गया महल था किलोखरी में। ठीक है, किलोखरी एक स्थान का नाम है, वहाँ महल था। वहाँ पर इसने राज्याभिषेक करवाया, और किलोखरी को ही इसने अपना राजधानी बनाया। ठीक, अब इस टाइम इसका एज देखिए 70 साल था। ठीक, और इसने बनते ही ये अपने एक नाम के आगे ऐड किया जलालुद्दीन, तो इसका नाम पूरा पड़ गया जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। ठीक, उसके बाद इसने क्या क्या किया वो देखते हैं आप। अब देखिए सबसे पहले खिलजी वंश को हम क्रांति के रूप में देखते हैं। सबसे पहले इसलिए इसलिए देखा जाता है क्योंकि जो बलबन था वह क्या था, जैसे कि हम कल बताए थे कि वह एक दास था, लेकिन अपने आप को एक कुल का बताने के लिए अपने आप को इलबरी तुर्क बताया, और इलबरी तुर्क को सबसे ऊंचा बताया। तो यह क्या थे, खिलजी क्या थे, यह इराक के आए हुए, अब जो अफगानिस्तान में खिलजी के बाप दादा बस गए थे, और वहाँ अफगानिस्तान के ही माहौल में ढल गए थे, रहना खाना पीना सब कुछ। तो इन लोगों को इलबरी लोग क्या समझते थे कि निम्न है, मतलब कि छोटा तुर्क है या अफगानी। हालांकि इसमें बहुत मतभेद है इतिहासकारों में कि यह सच में खिलजी तुर्क था या अफगानी मुसलमान था। ठीक है, तो इसके आगे हम देखते थे क्रांति का सबसे मेन उद्देश्य क्या था कि इसमें जाति व नस्ल से कुछ भेदभाव नहीं था। ठीक है, क्योंकि इसने किसी भी प्रकार का खिलजी वंश सत्ता में आने के लिए किसी का सहायता नहीं लिया, ना उलेमाओं का ना तुर्की का, किसी का भी सहायता नहीं लिया था। खुद से अपने पावर से इसने अपना सत्ता अपनाया, सत्ता पर कब्जा किया। ठीक है, अब देखिए शासन आधारित मतलब कि इसमें क्या था कि अब इस जाति जैसे कि वह नस्ल देखकर यह बलबन देता था कि किस नस्ल का है, कैसा होगा। ठीक है, इस पर वह अपना अधिकारियों का संचयन करता था, चयन करता था। अब देखिए इसमें कुछ नहीं है, आप योग्य हैं तो आ सकते हैं, नहीं योग्य हैं तो अब बाहर। ठीक है, अब देखिए धर्म का राजनीति से अलगाव, मतलब कि धर्म का कोई भेदभाव नहीं है शासन के रूप में, या किसी प्रकार का अधिकारी जो होते थे पद के, उसके लिए योग्यता के आधार पर चयन होता था। अब देखिए हम देखे होंगे योग्यता के आधार पर जो इसने भारतीय मुसलमान को भी इसने ऐड किया, हिंदू को नहीं, भारतीय मुसलमान को भी इसने जो योग्य रहता था उसको ऐड कर दिया अधिकारी गण के लिए। अब मंगोलों को भी ऐड किया। अब मंगोल यहाँ से कैसे आए देखिए, तो जब यह खिलजी बना फिरोज शाह खिलजी, तो 1292 में अब्दुल्ला नामक मंगोल ने आक्रमण किया, जो कि असफल रहा। ठीक है, और वापस चला गया। फिर एक उलुग खां था जो मंगोल आक्रमण किया, और इसने सफलता नहीं प्राप्त कर पाया, और असफल हुआ, और इसने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद इसके साथ 4000 मंगोलों ने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल कैसे किया, या तो आप जान से जाइए या फिर इस्लाम कबूल कीजिए।
इसने इस्लाम कबूल 4,000 लोगों ने किया। और खिलजी का जहाँ तक हम मैंने पढ़ा है वहाँ तक लगता है इसकी 2 बेटियाँ थी, ठीक है। तो इसने एक बेटी का विवाह उलूग खां से किया, और दिल्ली के आसपास एक है मंगोलपुरी, वहाँ पर इसने सबको पनाह दिया कि आप यहाँ रह सकते हैं, और इन्हीं लोगों को नवीन मुसलमान, नया मुसलमान कहा जाने लगा, ठीक है। अब उसके बाद इसकी नीति क्या थी कि जैसे बलबन का नीति था कि रक्त और लौ की नीति, मतलब कि जो भी विद्रोह करता था उसके बच्चे को और उसकी पत्नी को गुलाम बना लेना, जो विद्रोह करता था उसको मारकर। लेकिन इसका उदार नीति था, ठीक है। वो कैसे था? क्योंकि यह अपने शासन करने का आधार क्या बनाया? जनता की इच्छा। जनता क्या चाहता है उसकी इच्छा के आधार पर हम शासन करेंगे, ठीक है। मतलब कि ये प्रकार का हस्तक्षेप करना, मतलब कि कोई भी जो बोल जैसे जनता चाह रही है वैसा हम करेंगे। तो इसका नीति क्या हुआ? उदार नीति, या आप कह सकते हैं अहस्तक्षेप की नीति, ठीक। जो कि मध्यकाल में ऐसा पहली बार हुआ, क्योंकि सब लोग आते थे कि जनता को विद्रोह उसके मतलब में थे, जनसंहार करते थे, मारना लूटना पिटना सब कुछ, ठीक, और अपना बात मनवाना। अब थोड़ा सा इसकी फैमिली पे हम देखते हैं कि इसकी पत्नी का नाम था मलिका ए जहां, और पुत्र 102 थे, और कली खां और कद्र खां, और इसके भाई का नाम था सियाबुद्दीन मसूद खिलजी, ठीक है। अब इसमें मैंने ये 3 लोगों का नाम क्यों लिखा, जो कि थोड़ा सा सोचने वाली बात है। सबसे क्योंकि इसकी कहानी के आगे बढ़ने में इन तीनों का योगदान देखिए। तो खिलजी के बड़े भाई का नाम है सियाबुद्दीन मसूद खिलजी, जो कि बहुत पहले ही इसकी डेथ हो जाती है। तो इसके पुत्र थे, एक पुत्र था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी इसके पुत्र का नाम है, जो कि बचपन से ही फिरोज शाह खिलजियों से पाला पोसा, ठीक है। और फिरोज शाह खिलजी क्या का 1296, सॉरी बार 1900 आ रहा है, 1296 में उसने मानिकपुर में बुलाकर और गले लगते समय धोखे से उसका हत्या कर देता है चाकू से, ठीक है। अब उसके बाद अपने आप को उसी जगह से यह सुल्तान घोषित कर देता है। सुल्तान घोषित करने का जब पता खिलजी फिरोज शाह खिलजी की पत्नी को चलता है, तो उसने अपने छोटे बेटे को कद्र खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम पर गद्दी में बैठा देती है और सुल्तान घोषित कर देती हैं। और अपने बड़े बेटे जो कि मुल्तान में था, मुल्तान से इसे वापस बुलाती है, ठीक। अब देखिए, जैसे ही अब अलाउद्दीन को पता चलता है कि यह कद्र खां रुकनुद्दीन के नाम पर गद्दी पर बैठ चुका है, तो तुरंत यह दिल्ली के लिए प्रस्थान कर देता है, ठीक है। वहाँ से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर देता है। और ये रुकनुद्दीन इब्राहिम को लगता है कि यह मैं इस विरोध को रोक नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो आगे दिल्ली की तरफ बढ़ता जाता था अलाउद्दीन खिलजी, और लोगों को सोने और चांदी के सिक्के बांटता रहता था, तो उसके प्रति जनता को क्या हुआ? सहानुभूति हो जाती थी, ठीक है। तो कोई भी उसके खिलाफ नहीं जाता था। तो ये समझ गया, और यह अपने माता और एक सलाहकार के संग भाग जाता है छोड़कर दिल्ली। और यह 1900 अरे फिर सॉरी 1900 बोल दिया, 1296 में यह गद्दी पर बैठ जाता है अलाउद्दीन खिलजी। अब हम कल देखेंगे अलाउद्दीन का और भी, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी था, ठीक है, बहुत पहले से ही। तो उसके बारे में देखेंगे, उसके 3 भाई भी थे, और इन लोग को क्या हुआ सब कुछ, और क्या क्या उसने किया। जैसे कि एग्जाम में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है क्या किया उसने, कैसे किया, ये कोई मायने नहीं रखता है, क्या किया ये मेन इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है आपको? क्या विरोध किए जनता ने, क्या किया, ये सब केवल ये हमें समझने के लिए, उसके करेक्टर के बारे में ही पता चलता है, और करेक्टर के बारे में से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एग्जाम में कभी उसका करेक्टर नहीं पूछेगा कि ये चीज़ कब हुआ, ये कब आया, ठीक है। अब उदार नीति कब आया, या अहस्तित्व की नीति किसने किसके काल में हुआ था, ठीक है। ये सब हुआ, रक्त और लौह की नीति किसके काल में था, ये सब पूछेगा। ये आपको नहीं कि उसके करेक्टर के बारे में क्या किया, कैसे किया, क्या कुछ नहीं, क्या किया उसने अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए, या सत्ता को निर्माण के लिए। सत्ता का मतलब करने का मतलब कि गद्दी, या कह रहे अपने सल्तनत को बचाए रखने के लिए, ठीक है। आगे देखेंगे। कोई भी डाउट है जरूर क्वेश्चन कीजिएगा कमेंट में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।